नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के आरोपों का देंगे जवाब। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जारी। %10 उड़ान कटौती के बाद इंडिगो के पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त। डीजीसीए को जमा करना है अपना रिवाइज्ड शेड्यूल। दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी से होगी मुलाकात। महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन नए चुनाव करवाने को है तैयार। अमेरिका को एक दिन के भीतर भेजेंगे नया शांति प्रस्ताव। जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक के मुकाबले के लिए भारत की पुरुष टीम आज उतरेगी अर्जेंटीना के सामने। भारत की नजर 9 साल बाद प्रतियोगिता में पदक जीतने पर। तो आपको बता दें कि चुनाव सुधार पर आज भी लोकसभा में चर्चा होगी और विपक्ष के तमाम आरोपों का आज गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। दरअसल कल इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार हुए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आंकड़ों के साथ तथ्य रखे कि कैसे राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास रहा है। और इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से विपक्षी दलों को डर क्यों लग रहा है। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर की वकालत की और यूपी में डिटेंशन सेंटर के ऐलान पर सवाल उठाया। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव बूथ लूटने का हथकंडा था। एनडीए घटक दल के जेडीयू नेता ने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से दूर रहने की भी सलाह दी। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। और विपक्ष के आरोपों को सुनने के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में अपनी बात रखी और सिरे से न सिर्फ आरोपों को खारिज किया बल्कि विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है।
वहीं बात करें राज्यसभा की तो यहाँ भी आज वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पर आगे की चर्चा चलेगी। आज सदन के नेता जेपी नड्डा के विचार भी सुनने को मिलेंगे और इससे पहले आपको बता दें कि कल बहस काफी जोरदार रही। इस दौरान कई बार हंगामा मचा। विपक्ष के नारों और सभापति के बार-बार समझाने के बावजूद सदन अनियंत्रित हो गया। रात 8 बजे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब आज भी आगे की चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी की नीति पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान कई बार व्यवधान हुआ तो दोनों ओर से तीखी बहस भी देखने को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने वंदे मातरम के पीढ़ी दर पीढ़ी महत्व पर जोर दिया। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहेगी। मैं सौभाग्यशाली हूं। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की और से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं। उन सेनानियों को भी नमन करता हूं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी वोट चोर पार्टी है, ये भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। ये लोग वंदे मातरम के विरोधी और देश के दुश्मनों के समर्थक हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये वंदे मातरम के विरोधी हैं, यह देश के दुश्मनों के समर्थक हैं। इसलिए जो वर्तमान का समय है इनको बहुत बेचैनी देने वाला है, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को अपना चुकी है। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, दोनों ही सदनों में आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा आज भी जारी रहने वाली है। जहां लोकसभा की बात करें तो चुनाव सुधार पर चर्चा है, तो वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो वंदे मातरम पर आगे चर्चा जारी रहेगी। देखिए, बिल्कुल चर्चा जारी रहेगी। अभी आप देखें तो लोकसभा में जो प्रश्नकाल है वो चल रहा है और प्रश्नकाल के बाद उम्मीद की जा रही है शून्यकाल, और उसके बाद जो चुनाव सुधारों को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा जारी रहेगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कल भी अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए थे। सत्ता पक्ष से भी तमाम बातें चुनाव सुधारों को लेकर सामने रखी गई थी। आज उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह वो भी चुनाव सुधारों को लेकर अपना जो वक्तव्य है वो सामने रखेंगे और 4 बजे के आसपास या 4 बजे के बाद हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात चुनाव सुधारों को लेकर रखें। और सिलसिलेवार तरीके से, जिस तरीके से आप देखें कि विपक्ष के द्वारा तमाम तरह के जो सवाल उठाए गए, जो प्रक्रिया अपनाई गई, SIR को लेकर जो तमाम विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए गए, सत्ता पक्ष के द्वारा ये पहले ही बताया गया है कि SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के समय SIR की जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई थी। और इसके साथ साथ EVM पर जब आप देखें कि विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए थे, EVM भी राजीव गांधी ने जो भारतीय राजनीति में सबसे पहले एक तरीके से पेश की थी। तो कांग्रेस पार्टी के समय EVM लॉन्च हुई थी, EVM से चुनाव संपन्न कराए गए थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई सारे स्टेटों में चुनाव जीत रही है, तो विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता हो रही है कि पहले गड़बड़ी EVM में थी, अब जो SIR की प्रक्रिया है उसको ही वो पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं बता रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार तमाम तरह के जो जवाब है वो पेश कर रहा है और बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार आरोप है। अब गृह मंत्री अमित शाह तमाम चुनाव सुधारों को लेकर अपने जो वक्तव्य है उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव सुधारों की ज़रूरत हुई, क्योंकि हमने भी देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध जो बांग्लादेशी हैं
वो बड़ी संख्या में, चाहे हम असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ तक कि दिल्ली में भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जो अवैध बांग्लादेशियों ने घुसपैठ बना ली है, आधार कार्ड बना लिए हैं, उन्होंने राशन कार्ड बना लिए हैं, वोटर आईडी कार्ड है वो तक बना लिए हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए ये सही भी नहीं है कि कोई विदेशी नागरिक भारत के जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे। अब उसको लेकर आप देखें कि एसआईआर की प्रक्रिया जो बिहार है वहाँ पर अपनाई गई और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को बाहर किया गया जो एक तरीके से वोट डालने का अधिकार ही नहीं रखते थे। कई सारे ऐसे लोग थे जो दोहरे वोट, जिनके नाम एक तरीके से वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे, तो उनको बाहर किया गया। मृतक लोगों को एक बड़ी संख्या थी, जो लोग मृतक थे उनको भी बाहर किया गया। तो एसआईआर कोई पहली बार नहीं है। नीरज, और एसआईआर पर जिस तरह से विपक्ष के द्वारा गुमराह किया जा रहा था जनता को, कहीं ना कहीं इस चर्चा के जरिए सत्ता पक्ष भी अपनी बात पूरी तरीके से रख सकेगा, जनता को पता चल सकेगा कि एसआईआर एक्चुअल में उन्हीं के फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए, और एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, हमेशा होती है और उसी के तहत इस बार भी हो रही है, ताकि कोई भी वैध मतदाता जो है वो वोट डालने से ना रह जाए। साथ साथ एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात लंबे समय से चलती चली आ रही है और अब ये मौका है जब इस पर कुछ जो है ठोस निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल एक राष्ट्र एक चुनाव होना भी चाहिए। आप देखें कि आदर्श रूप से भी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी महीने चुनाव होता है। तमाम मशीनरी, इसके अलावा जो विकास के कार्य हैं, जब आचार संहिता लग जाती है तो वो विकास के कार्य ठप भी हो जाते हैं। और आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो विकास के काम भी एक साथ होंगे। और जो सरकारी मशीनरी है, आप देखें कि बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो इधर से उधर डाइवर्ट किया जाता है। लाखों की संख्या में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है, वो बनते, तो बहुत सारे जो काम हैं वो पेंडिंग में रह जाते हैं। तो एक साथ अगर चुनाव हो जाएगा तो 5 साल के लिए एक तरीके से निश्चिंत रहेंगे। विकास के जो कार्य हैं वो भी लगातार होते रहेंगे और इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं सीधे जनता को मिलेगा। और दूसरा, आप देखें कि विपक्ष के द्वारा एसआईआर को लेकर जो तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों का, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एक तरीके से आंदोलन उन्होंने एसआईआर को लेकर बिहार में शुरू किया था। बिहार में जगह जगह वो गए भी थे और एसआईआर की बात भी करी थी। बिहार के चुनावी परिणाम ये बताते हैं कि राहुल गांधी के एसआईआर को लेकर जो एक तरीके से उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, उसका जो जवाब है बिहार की जनता ने दे दिया है। वही आप देखें कि सत्ता पक्ष के द्वारा भी तमाम तरह के जो जवाब हैं वो राहुल गांधी को दिए जा रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रक्रिया का जो बात लगातार की जा रही है, उस प्रक्रिया को एक एक करके उनके सवालों के जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा दिए गए। अब गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो भी अपने जो बात रखेंगे, तो निश्चित तौर पर चुनाव सुधारों को लेकर सरकार का जो मंतव्य है वो क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, वोटर आईडी को किस तरीके से अपडेट किया जा रहा है, किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये तमाम जो सवाल हैं उसके जो जवाब हैं वो गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि राज्यसभा में भी जो वंदे मातरम है उस पर चर्चा निश्चित है। एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा जो कि कल भी जारी रही थी, आज भी जारी रहेगी वंदे मातरम पर, और उसमें आज सदन के नेता जेपी नड्डा के विचार सुनने को मिल सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं और जो वंदे मातरम की प्रासंगिकता है आने वाले समय में भी किस तरह से बनी रहने वाली है, तमाम चीजें जनता के सामने। देखिए, बिल्कुल प्रासंगिकता बनी हुई है। प्रासंगिकता देश की आज़ादी से पहले भी थी, देश की आज़ादी के बाद भी है और आप देखें कि आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि वंदे मातरम पूरे भारत को एकजुट करता है, पूरे भारत की एक तरीके से आत्मा है। उसका प्रदर्शन है वो वंदे मातरम के द्वारा दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके से वंदे मातरम को 1937 में उसके जो 2 टुकड़े किए गए, उसी का जिक्र आप देखें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया और प्रधानमंत्री ने भी उस बात का जो जिक्र है वो अपने संबोधन में किया कि किस तरीके से तुष्टीकरण के तहत वंदे मातरम को तोड़ा मरोड़ा गया। और देश की जो जनता है उसको समझना चाहिए कि जब इस गीत की रचना की गई थी तो देश किस परिस्थितियों में था, उस परिस्थितियों से निकालकर अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बनाने में इस गीत ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उस गीत को कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की जो भेंट है वो चढ़ा दिया। और देश की जनता को ये पता रहना चाहिए, आने वाले समय में भी आप देखें कि देश एकजुट रहे,
समाज के सभी वर्ग सबका साथ सबके विकास के फार्मूले पर आगे बढ़े, देश उन 2047 तक विकसित हो, उस विकसित होने के लक्ष्य किस तरह से हो, लोगों का प्रयास है वो किस तरह से हो। तो इस गीत की तमाम पंक्तियां ये बताती हैं कि हम कैसे एक दूसरे का साथ लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज भी महत्वपूर्ण दिन है। राज्यसभा में इस पर जो चर्चा है 12 बजे के बाद होगी और नेता सदन जेपी नड्डा इस पर अपने जो विचार हैं वो रख सकते हैं कि ये गीत कितना महत्वपूर्ण है आज के समय और देश की आज़ादी के समय, देश की आज़ादी से पहले और आने वाले भविष्य में ये गीत सरकारों के लिए और इसके अलावा देश की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। और बिल्कुल, और ऐसे समय में जनता तक ये बात पहुंचना भी कि इस गीत के साथ भी एक समय छेड़छाड़ की गई, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते थे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं जानते थे और किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति के तहत इस गीत को एक तरीके से काटा गया, छोटा किया गया, कुछ लाइनें इस गीत की हटाई गई जो एक तरीके से इस गीत की आत्माएं थी और ये तुष्टीकरण की राजनीति थी कि किस तरीके से लीग ने इसका विरोध किया था और उस विरोध को जवाहरलाल नेहरू के समय स्वीकार किया गया और 1937 में इस गीत को तोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कोई पहली नहीं है। कांग्रेस ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। नीरज, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं। लाल किले में इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। Today as India stands honored, we stand humbled as well. Humbly by the faith of our people, by the strength of our traditions and by the recognition bestowed by UNESCO. I offer my heartfelt gratitude to the distinguished committee, to UNESCO and every custodian of this timeless festival. And I invite the word, this Deepavali, to light one extra lamp, a lamp of gratitude, a lamp of peace, a lamp of shared humanity and a lamp of good governance everywhere. Sarve bhavantu sukhine. May all be happy. May all be healthy. Jai Hind. Bharat Mata ki. Jai. Raja Ramchandra Bhagwan ki. Jai. तो दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में मान्यता मिल गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इस मौके पर दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति शामिल हो रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले आयोग के चेयरमैन जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम दैनिक जीवन में मानवाधिकारों की अनिवार्यता है। उद्देश्य है कि रोजमर्रा के अनुभवों और मानवाधिकार सिद्धांत के बीच के अंतर को खत्म कर सके। United Nations has chosen human rights, our everyday essentials, as the theme for Human Rights Day. The
purpose of choosing this theme, according to the United Nations, is to reaffirm the values of human rights and to show that they remain a winning proposition for humanity. According to the United Nations, the theme of this year's Human Rights Day is aimed at bridging the gap between human rights principles and our everyday experiences so that we spark awareness, inspire confidence, and encourage collective action. और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और मेडिकल देखभाल और जरूरी सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। Article 25(1) of the Universal Declaration of Human Rights 1948 says, everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, and other lack of livelihood in circumstances beyond his control. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर अनक्लेम्ड संपत्ति से संबंधित कुछ रोचक तथ्य साझा किए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन पर लिखा है कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपने भाषण के दौरान मैंने कुछ चौंकाने वाली बातें शेयर की थी। भारतीय बैंकों के पास हमारे ही नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड पैसा जमा है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए बिना किसी दावे के पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए और 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड भी बिना दावे के पड़े हैं। इन बातों ने बहुत लोगों को चौंका दिया है। आखिरकार ये एसेट्स अनगिनत परिवारों की मेहनत की कमाई और निवेश को दिखाते हैं। इसे ठीक करने के लिए अक्टूबर 2025 में आपकी पूंजी, आपका अधिकार, योर मनी, योर राइट पहल शुरू की गई। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक वो चीज वापस पा सके जो उसका हक है। फंड को ट्रेस करने और क्लेम करने की कार्रवाई को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए खास पोर्टल भी बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई उद्गम पोर्टल अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट और बैलेंस के लिए http://udgam.rbi.org.in Unclaimed Deposits Insurance Regulatory and Development Authority of India Unclaimed Insurance Policy Proceeds के लिए बीमा भरोसा पोर्टल http://bima-bharosa.irdai.gov.in और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए मित्रा पोर्टल http://app.mfcentral.com कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड शेयर के लिए IEPFA पोर्टल http://www.iepf.gov.in। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2025 तक ग्रामीण और शहरी भारत के 477 जिलों में सुविधा कैंप लगाए जा चुके हैं। दूर दराज के इलाकों को कवर करने पर जोर दिया गया है। सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर सरकार, रेगुलेटरी बॉडीज और बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिलकर की गई कोशिशों से लगभग 2,000 करोड़ रुपए पहले ही असली मालिकों को वापस कर दिए गए हैं। लेकिन हम आने वाले दिनों में इस अभियान को और बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूं कि चेक करें कि क्या आपके पास या आपके परिवार के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, डिविडेंड या फिर इन्वेस्टमेंट है। ऊपर बताए गए पोर्टल पर जाएं, अपने जिले में फैसिलिटेशन कैंप का इस्तेमाल करें, जो आपका है उसे पाने के लिए अभी काम करें और एक भूले हुए फाइनेंशियल एसेट को एक नए मौके में बदल दें। आपका पैसा आपका है, आइए हम सुनिश्चित करें कि ये आप तक
वापस आए। आइए हम सब मिलकर एक पारदर्शी, आर्थिक रूप से सशक्त और इंक्लूसिव भारत बनाएं। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार बेहद महत्वपूर्ण मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाहिद दिवस के अवसर पर असम आंदोलन में शामिल सभी लोगों के साहस को याद किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज स्वाहिद दिवस पर हम असम आंदोलन में शामिल सभी लोगों के पराक्रम को याद करते हैं। ये आंदोलन हमारे इतिहास में सदैव एक प्रमुख स्थान रखेगा। हम असम आंदोलन में भाग लेने वालों के सपनों को साकार करने, विशेष रूप से असम की संस्कृति को मजबूत करने और राज्य की सर्वांगीण प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंडिगो की। जी हां, इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से हजारों की संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार की सख्ती और इंडिगो के प्रयासों से उम्मीद ये की जा सकती है कि ये संकट अब जल्द खत्म हो जाएगा। कल लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो फ्लाइट्स संकट पर विस्तार से अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले पर इंडिगो की जवाबदेही तय की गई है। इसके तहत सीईओ और सीओ दोनों को नोटिस भी भेजा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम निगरानी कर रहे हैं। रिफंड और रीबुकिंग को लेकर भी सरकार ने इंडिगो की जवाबदेही तय की है। यात्रियों को आश्वासन देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले की लगातार निगरानी करते रहेंगे जब तक कि सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इंडिगो को आज शाम 5 बजे तक डीजीसीए को संशोधित शेड्यूल जमा करना है। दरअसल डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों में उच्च मांग वाले मार्गों पर 10% की कटौती कर दी है। इंडिगो को पिछले सीजन की तुलना में अपने शेड्यूल में 6% की वृद्धि की अनुमति दी गई थी, लेकिन एयरलाइन आवश्यक संख्या में विमान तैनात नहीं कर पाई। इसके अलावा नवंबर में उसने निर्धारित उड़ानों के बजाय उससे कम फ्लाइट्स का संचालन किया। और दिल्ली से हिरासत में लिए गए बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के 4 मालिकों में से एक अजय गुप्ता को आज गोवा लाया जाएगा और जहां पर उससे आगजनी की घटना के संबंध में पूछताछ की जाएगी। गोवा पुलिस ने दिल्ली से इसे हिरासत में लिया है। पुलिस ने अजय गुप्ता और एक अन्य मालिक सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। गोवा पुलिस ने बताया कि अजय गुप्ता इस मामले में हिरासत में लिया गया 6ठा आरोपी है। नाइट क्लब के 2 और मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फरार हैं और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने अजय गुप्ता से इससे पहले इस मामले में नाइट क्लब के मुख्य महाप्रबंधक और बार प्रबंधक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोवा के बागाटर इलाके में जिला प्रशासन ने रोमियो लेन नाम के रेस्टोरेंट का एक हिस्सा भी तोड़ दिया है। ये रेस्टोरेंट गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का है, जो बर्च बॉय रोमियो लेन के भी मालिक है। प्रशासन ने यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के आरोपों के तहत की है। इससे पहले गोवा सरकार ने अरपोरा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड पर कार्रवाई करते हुए नाइट क्लब और बागाटोर में मालिकों की मुख्य प्रॉपर्टी को तुरंत गिराने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। और राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से 7 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य के बाद गंभीर घायलों में से 15 लोगों को तुरंत सीकर अस्पताल में रेफर किया गया। यह हादसा तब हुआ जब फतेहपुर बीकानेर हाईवे पर एक स्लीपर बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। स्लीपर बस बीकानेर से जयपुर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक जयपुर से बीकानेर की तरफ आ रहा था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में भय और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू टीम और पुलिस को सूचित किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए और घायलों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के 4थे संस्करण की।
काशी तमिल संगमम का चौथा जत्था आज प्रयागराज पहुंचेगा, जहां वीआईपी घाट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रयागराज जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में दल के सदस्य संगम स्नान, बोटिंग, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन, श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद जत्था अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगा। वहीं काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत इस बार आयोजित की जा रही विशेष कार रैली आज वाराणसी पहुंचेगी। तो काशी तमिल संगमम तमिल करकलाम भी यहां पर हो रहा है। तो आओ तमिल सीखें, एक पहल जो कि दो क्षेत्रों की लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। काशी तमिल संगमम का चौथा जत्था आज प्रयागराज पहुंचेगा, जहां पर वो वीआईपी घाट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर, अमूर्त विश्व धरोहर बने दीपावली। जी हां, दीपावली अमूर्त विश्व धरोहर बनेगी। जी हां, भारत के लिए एक गौरव का पल इसको कह सकते हैं। अमूर्त विश्व धरोहर बनेगी दीपावली। यूनेस्को की ओर से घोषणा की गई है दीपावली को लेकर। अमूर्त विश्व धरोहर बनेगी दीपावली। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में मान्यता दी गई है। जी हां, भारत के लिए गौरव का क्षण, गौरव का पल। यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में इस बात का ऐलान किया गया है। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और संबोधित कर रही हैं। मिसेस विजया भारती सायानी, सेक्रेटरी जनरल श्री भारत लाल जी, यूएन रेसिडेंट्स कोऑर्डिनेटर इन इंडिया मिसेस आरती सायानी जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। I am happy to join you all for commemorating the Human Rights Day. It is an occasion to remind us that the universal human rights are unalienable, and they form the bedrock of a just, equitable, and compassionate society. 77 years ago, the world came together to articulate a simple yet revolutionary truth, that every human being is born free and equal in dignity and rights. India played an important role in shaping a global framework of human rights. Our freedom fighters envisioned a world rooted in human dignity, equality, and justice. Hansaben Mehta, one of the 15 women members of our Constituent Assembly, was also a member of the group engaged in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. She suggested a foundational change to the draft. She ensured that the rights enshrined in that global charter were expressed not in terms of the rights of men, but in the inclusion and universal expression rights of all human beings. That such a historic shift was brought about by the expansive vision of an Indian woman is a matter of enduring pride for every Indian. Thus, India embraced the Universal Declaration of Human Rights as a co-creator of a universal moral covenant which resonated deeply with our civilizational ethos. Our ancient value of Vasudhaiva Kutumbakam, which means that the world is one family, is reflected in the idea of universal human rights. It is only
update, India's sustained commitment to the human rights principles has been recognized globally. It is evidenced by our unopposed election to the United Nations Human Rights Council for a 3-year term, commencing in 2026 for the 7th time. Today, we also renew our ancient ideal of inclusion, captured in the words Sarve Bhavantu Sukhino, which means, may everyone be happy. We renew this inclusive spirit of well-being of all as a modern pledge, that no one shall be left behind, that dignity is not negotiable, and that justice must remain the birthright of every person in India. Our commitment is clear: to build a nation where every individual can live with freedom, respect, and equality, and where human rights are not only protected but celebrated. Human rights are contained in the vision of our Constitution. Highlighting our constitutional objectives, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar has said, we must make our political democracy a social democracy as well. Human rights promote social democracy. Human rights encompass the right to live without fear, to learn without barriers, to work without exploitation, and to age with dignity. We have reminded the world that human rights cannot be divorced from development. Also, India has always adhered to the timeless truth: there is no peace without justice, there is no justice without peace. Ladies and gentlemen, since the year 2019, with a view to enabling a holistic view of human rights issues, chairpersons of the National Commissions for Minorities, Scheduled Tribes, Scheduled Caste, Women, Protection of Child Rights and Backward Classes, along with the Chief Commissioners for Persons with Disabilities, are deemed to be members in the NHRC for dealing with the core issues before the Commission. It is heartening to note that NHRC India, the state human rights commissions, along with judiciary and civil society, have functioned as alert sentinels of our constitutional conscience. देवियों और स्वजनों, ये बड़ी संतोष की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों तथा महिलाओं और बच्चों से जुड़े अनेक विषयों का स्वयं संज्ञान लिया है। मुझे बताया गया है कि अब तक आयोग ने लगभग 3000 मामलों का स्वयं संज्ञान लिया है। कारागारों में बंद अंडर ट्रायल लोगों से जुड़े विषय पर मैंने अपने विचार व्यक्त की थी। इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा इस वर्ष आयोजित स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिजन इनमेट्स विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया गया है। मैं आशा करती हूं कि इस विचार विमर्श के उपयोगी परिणाम निकलेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण मानव अधिकार के प्रमुख आधार स्तंभ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बेटियों की संख्या कम है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकार की अनेक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आयोग द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कर्मस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऐसे सम्मेलनों में निकले निष्कर्ष महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए मैं आयोग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिक्षा नागरिकों के सशक्तिकरण तथा उनके मानव अधिकारों की कुंजी है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और पीएम श्री स्कूल जैसे संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को
सबकी पहुंच में लाते हैं। इन संस्थाओं से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला है। देवियों स्वजनों, भारत के लोग अंत्योदय में विश्वास करते हैं। अंत्योदय मीन्स जो मानवता के लास्ट पायदान पे खड़े हैं, उनको हर उसी चीज पहुंचाना चाहिए जो एक नागरिक के लिए जरूरत है। गणतांत्रिक अधिकार को साबित करने के लिए हम उन तक पहुंच जाते हैं। क्या मानव अधिकार को देने के लिए उन तक अभी तक हम पहुंचे हैं? यदि नहीं, आज से सोचना चाहिए। हम विश्वास करते हैं फर्स्ट विलेज मीन्स दो सीमा, भारत की सीमा के लास्ट में जो गांव है, वो गांव हम पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे हैं तो आज से पहुंचना शुरू करेंगे। ये केवल कमीशन का काम नहीं है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सब का भी काम है। समाज का प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि उन लोगों को भी मानव अधिकार का हर सुविधा उनको मिलना चाहिए। हम लोगों का जो सपना है 2047 भारत को विकसित भारत बनाना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब नहीं है कि कुछ लोगों को साथ में लेना। इंक्लूसिव का मतलब है 140 करोड़ लोगों को पास पहुंचना चाहिए वो सुविधा, जो सुविधा एक ऐसे लोगों को मिलता है जहां एक बड़ा आसन में बैठा है। मैं समझती हूँ जो बड़े हैं बहुत अच्छी चीज है, बड़ा बनना चाहिए। बड़े होने से ना दूसरों का सेवा करेगा, लेकिन बड़े लोगों का कभी कभी पीछे देखना चाहिए। एक लास्ट पायदान पे खड़े होना लोग कितने दूर में खड़े हैं, और 2047 तक वो मेरे पास आ पाएगा तो नहीं पाएगा, तो आज हम लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। केवल ह्यूमन राइट्स कमीशन का बहुत अच्छी चीज कि केवल एक दिन नहीं, मुझे लगता है 365 दिन पालन करना चाहिए। सेलिब्रेशन हो ना हो, लेकिन आत्मिक सेलिब्रेशन होना चाहिए, पर्सनल सेलिब्रेशन होना चाहिए। Ladies and gentlemen, I feel especially happy that today the NHRC India is holding a conference on ensuring everyday essentials. This aligns well with this year's UN theme. It also reflects India's focus on ensuring that essential services like health, education, housing, and other basic amenities are accessible to every citizen. Access to justice, especially for the poor, is given special thrust. I understand that stakeholders from diverse fields are participating in the conference to deliberate on critical issues concerning everyday essentials. I am pleased with the launch of the NRC's new mobile app. I have been briefed that the app will make the complaint filing mechanism of NHRC more accessible to all. कभी-कभी ऐसे जगह है जहां आप नहीं पहुंचता, उनको पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म हम बनाए, उसी दिशा में भी सोचना चाहिए. People will also be able to track the status of their complaints. It will also enable young students to reach NHRC for internship and other opportunities of learning. The NHRC gives expressions to certain ideals of the state and the society. The government of India has been translating such expressions into action on a scale never seen before. Over the last decade,
we have witnessed our nation moving ahead with a different approach in entitlement to empowerment and from charity to rights. The government has been working to ensure that everyday essential services like clean water, electricity, cooking gas, health care, banking services, education, and improved sanitation become available to all. This uplifts every household and secures dignity. Over 40 million homes built for the poor have turned the right to shelter from dream into reality. The world's largest food security program reached approximately 800 million people. No Indian should sleep hungry in the mission of the program. Recently, the government has notified the implementation of a major reform through the 4 labor codes related to wages, industrial relations, social security, and occupational safety, healthy and working conditions. This transformative change lays the foundation for a future-ready workforce and more resilient industries. ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये केवल मैं और एक बार दोहराना चाहती हूँ, केवल कमीशन या केवल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट मशीनरीज है, ऐसे ऐसे लोग हैं, आंखें तो है देख नहीं पाते, कान है सुन नहीं पाते, मुंह है बोल नहीं पाते, उनका आंखें बनना, उनका श्रवण शक्ति बनना, उनका वॉइस बनना हम लोगों का कर्तव्य होता है, क्योंकि राइट्स है, गवर्नमेंट दे रहे हैं, लेकिन पहुंच क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो मूक बधिर है। हम लोगों को बोलना चाहिए, गवर्नमेंट के पास ये चीज को पहुंचाना चाहिए। Together, these efforts reflect our national commitment that progress must be inclusive, reaching every corner of our country and every segment of our society. Ladies and gentlemen, today I call upon every citizen to recognize that human rights are not the sole responsibility of governments. The NHRC, civil society organization, and such other institutions. Protecting the rights and dignity of our fellow citizens is a shared duty. This duty rests with all of us as members of a compassionate and responsible society. Let us resolve to move ahead towards building Viksit Bharat, which will showcase the ideal blend of holistic development, social justice. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तो नई दिल्ली के भारत मंडपम से आप राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन सुन रहे थे। कई महत्वपूर्ण बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दी। उन्होंने मानवता की बात कही, उन्होंने सभी के लिए समान अधिकार की बात कही, समानता की बात कही, छोटे छोटे चीजों में समानता किस प्रकार से लाई जा सकती है इसकी बात कही, अंत्योदय की बात कही, सभी के लिए समान अवसरों की बात कही, साथ साथ उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। उन्होंने कहा किस प्रकार से भारत में मानवता का जश्न मनाया जाता है उसकी बात कही, साथ साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही। तो तमाम बड़ी बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस संबोधन से निकलकर सामने आती हुई नजर आई। और आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, अमूर्त विश्व धरोहर बनेगी दिवाली। जी हां, दीपावली अमूर्त विश्व धरोहर बनेगी। अमूर्त विश्व धरोहर, यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। भारत के लिए बेहद गर्व की बात है, गौरव की बात है भारत के लिए, जिस प्रकार से दीपावली को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर का दर्जा दिया है। दियों के प्रज्वलन और रंगोली निर्माण की भूमिका, अंतर सरकारी समिति के सत्र में यह बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, भारत की सबसे व्यापक रूप से मनाई जाने वाली जीवंत परंपराओं में से एक दीपावली
जी हां, आज लाल किले से नई दिल्ली में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संबंधी अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में आधिकारिक रूप से इसे शामिल कर लिया गया है। और ये निर्णय केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्रालय के सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और यूनेस्को की वैश्विक नेटवर्क के सदस्यों की उपस्थिति में अपनाया गया। सुयश शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुयश, एक बहुत बड़ा गर्व का उत्सव कह सकते हैं, गौरव का पल कह सकते हैं भारत के लिए, जिस प्रकार से दीपावली को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर का दर्जा दिया है। जी बिल्कुल शैला, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि भारत में जो ये दिल्ली का लाल किला है, ये संस्कृति गौरव का ऐसा प्रतीक रहा है जिसने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बनकर देश की पहचान को गढ़ा है। और आज यहाँ एक और ये ऐतिहासिक जो घटना का ये प्रतीक बना है। आप देखिए, लाल किले में ही ये जो आप देख रहे थे कि जो चमक, जो रोशनी, जो लोगों के अंदर उत्साह, जो खुशी दिखाई दे रही है, वो सिर्फ इस लाल किले या दिल्ली तक सीमित नहीं है। आज पूरे विश्व में भारत की जो धरोहर है उसको लेकर खुशियां मनाई जा रही हैं। दीपावली यानी कि भारत की संस्कृति का जो दीपोत्सव है वो अब पूरे विश्व में आधिकारिक तौर पर मनाया जाएगा। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, कई एनजीओ से आए हुए लोग हैं, कई देशों के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर एम्बेसडर हैं। और उन सभी के समक्ष आज जैसे ही मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, जैसे ही यूनेस्को के प्रतिनिधि जब यहाँ पर बैठकर भारत के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जैसे ही बोला, आप देखिए यहाँ एक अलग ही खुशी की जो लहर है वो दौड़ गई। और उसके बाद से जो सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे, उसको तो आप देख ही रही हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर ये खुशियां मनाई जा रही हैं। और यहाँ का आपको मैं बता दूं कि संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जगह जगह पर इतने अच्छे आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। और उसके साथ ही जैसा कि अभी केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि दीपावली का जो दीपोत्सव है वो हमारे यहाँ पर भगवान श्री राम के आगमन पर मनाया जाता है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत, शांति की जीत। और वही अब पूरे विश्व में आज कहीं ना कहीं यही संदेश जा रहा है। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बहुत बड़ा ये त्योहार है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला त्योहार है। और दीपावली को इसकी गहरी जो सांस्कृतिक महत्ता है उसके क्षेत्र, समुदाय और वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदायों में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले लोक उत्सव के रूप में अब इसकी जो भूमिका है, उसको जो मान्यता मिली है, अमूर्त धरोहर का दर्जा मिला है, कहीं ना कहीं देश के तमाम नागरिकों में खुशी की एक लहर। जी शरा, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ उसका एक जीता जागता उदाहरण, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि न सिर्फ इस जो खुशी की ये जो लहर है वो यहाँ लाल किले में दिखाई दे रही है, बल्कि आपको पूरे विश्व में ये सुनाई देगी। अब जिस तरीके से आज शाम को यहाँ पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं, पूरा दीपोत्सव का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है लाल किले में। और आज जब इस प्रस्ताव को जो रखा गया था, आपको बता दें 8 तारीख से ये यूनेस्को की जो बैठक है यहाँ पर इस सत्र की शुरुआत हो गई है। और ये बहुत ज्यादा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार पहली बार भारत इस सत्र की मेजबानी कर रहा है। और 20 साल भी भारत को, क्योंकि 2003 में भारत इसका सदस्य बना था, 20 साल भी इस बार भारत को हो गए हैं। और इसी सत्र में भारत आज यहाँ दीपावली को आधिकारिक तौर पर जो भारत का दीपोत्सव है वो विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। तो कई वजह हो गई है आज यहाँ ये खुशियां मनाने की। दीपोत्सव आज जिस तरीके से भगवान राम जब आए थे और जो दीपावली मनाई गई थी, अब ये दीपोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद सुयश, ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद स्वागत है। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि टैरिफ लगाने के उनके अधिकार को सीमित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है। असल में व्यवसायों और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों का कहना है कि ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति की नहीं बल्कि कांग्रेस की हैं। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक मजबूती और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि एक नकारात्मक निर्णय देश को आर्थिक रूप से असहाय बना देगा। उनकी ये टिप्पणी जीवन यापन के बढ़ते खर्च और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच आई है, क्योंकि सितंबर में मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर 2.8% पर पहुंच गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।